मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या चीज़ है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें गिवन है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ तो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या चीज़ हैं। तो ये ब्रैकेट्स जो हमारे पास हमने ड्रॉ की हुई है ना, तो ये हमारे पास हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गया स्क्वायर ब्रैकेट्स ये चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि रो क्या चीज़ होती है, ठीक है, और कॉलम क्या चीज़ होती है। रो और कॉलम को हम समझ गए तो उससे आगे हम समझ पाएंगे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या चीज़ है। तो रोज जो है ना, हॉरिजॉन्टली अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें तो उसको रो कहते हैं, और अगर वर्टिकली हम लाइन ड्रॉ करें तो उसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कोई नंबर इस तरह लिखूं, मतलब एक दो नंबर लिख लूं 6 3 1, तो ये तीनों रो में है, ठीक है। अगर इस तरह मैं लिखूं 6 3 1, तो ये भी एक कॉलम बन रहा है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं, यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रो और कॉलम कौन कौन सी है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये एक रो बन रही है 6 और 1, ठीक है, और ये दूसरी रो बन रही है। इसी तरह अगर हम कॉलम देखें तो ये एक कॉलम बन रही है, एक दूसरी कॉलम, क्योंकि कॉलम कहते हैं वर्टिकल लाइन को और रो कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो ये याद रखें कि रो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं और कॉलम वर्टिकल लाइन को कहते हैं। तो अब हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट समझते हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट क्या चीज़ है। हमने रोज और कॉलम समझ लिए हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं कि जितने एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट क्या चीज़ है पहले ये भी आप लोग समझ लेंगे। जितने नंबर इसमें होंगे ना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट देखें तो एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। अब हमें रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की समझ आ जाएगी आसानी से कि जब भी हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को समझना चाहें तो हम कैसे समझेंगे। पहली रो में जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स सेकंड रो में भी होने चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ये है और सेकंड एलिमेंट ये है, तो दो एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स है, तो हमारे पास रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बन रही है। जितने फर्स्ट रो में एलिमेंट्स है उतने सेकंड रो में एलिमेंट। अगर इस तरह, ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है। अगर हम इस तरह ना देखें और इस तरह देखें कि कॉलम्स को देखें, तो जितने एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट है तो उतने ही एलिमेंट दूसरे कॉलम में भी हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट उस अरेंजमेंट को कहते हैं कि हमारे पास रोज और कॉलम्स में जो है ना इक्वल एंट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रोज और कॉलम में इक्वल एंट्रीज बन रही है, तो इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। अब डेफिनेशन को समझते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हमने नंबर्स को रेक्टेंगुलरली अरेंज किया है कि जितने एलिमेंट्स फर्स्ट रो में है उतने ही सेकंड रो में भी है, जितने एलिमेंट्स फर्स्ट कॉलम में है उतने सेकंड कॉलम में भी है, ठीक है। और इनको हमने इनक्लोज किस चीज़ में किया हुआ है? स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स के। जब कोई नंबर्स हो हमारे पास या कोई लेटर जो भी चीज़ है उनको हम रेक्टेंगुलरली अरेंज करें कि रोज और कॉलम जो उनके सेम एंट्रीज हो, और हमारे पास जो सेम एंट्रीज का मतलब है सेम नंबर ऑफ एंट्रीज हो, मतलब कि दो नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, दो चीज़ें, तो दो चीज़ें यहाँ पे भी आनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास वो इनक्लोज हो, वो एंट्रीज किस चीज़ में? स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो उसको कहते हैं मैट्रिसेस। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, तो उनको समझते हैं अब। अच्छा, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में बस एक ही चीज़ का फ़र्क है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना उसमें रोज जो है ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, तब हमारे पास स्क्वायर होगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो फिर उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। तो चलिए देखते हैं बारी बारी के कौन से हमारे पास मैट्रिसेस स्क्वायर है और कौन से स्क्वायर नहीं है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है। तो फर्स्ट हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है ए। तो इसमें अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रो बन रहा है और ये सेकंड, तो रोज कितनी है?
हम लिख लेंगे यहाँ पे कि रोज जो है ना हमारे पास हैं 2, ठीक है। अब हमने रोज देख लिए, अब हम क्या देखेंगे, अब हम कॉलम्स देखेंगे कि कॉलम्स कितनी हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम ये बन रहा है, दूसरा कॉलम ये बन रहा है, तो 2 कॉलम्स बन रहे हैं। तो हम लिखेंगे कॉलम्स कितनी बन रही है हमारे पास, कॉलम्स बन रही हैं 2। तो देखिए रोज और कॉलम्स इक्वल आ गए, क्लियरली दिख रहा है कि रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। तो जब रोज और कॉलम्स इक्वल हों तो फिर हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नीचे आप लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे तब भी ठीक है, अगर आप लोग लिखे ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी ठीक है, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट हम आते हैं दूसरे मैट्रिक्स की तरफ बी। तो इसमें देखिए कितनी रोज बन रही है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो। तो हमारे पास रोज बन रही हैं, हम लिख लेंगे कि रोज आ रही हैं हमारे पास 2, ठीक है। अब कॉलम्स देखते हैं कि कॉलम्स कितनी आ रही है हमारे पास। तो एक कॉलम ये है, सेकंड, थर्ड, 3 कॉलम्स हैं। तो हम लिख लेंगे कॉलम्स कितनी आ रही है, कॉलम्स आ रही है हमारे पास 3, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे तो वाज़े दिख रहा है कि रोज 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल ना हो तो हम लिखते हैं रोज, नंबर ऑफ रोज, सॉरी, नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे पास बी जो है ना वो क्या है, वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, थर्ड पार्ट है सी। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। अब इसको देखते हैं कि इसमें कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है। तो ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो। तो 3 रोज बन रही हैं। तो हम अच्छा अब रोज को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बार बार पूरी स्पेलिंग लिखना मुश्किल है, सिर्फ आप लोग को समझाना हमारा मकसद है। तो रोज हमारे पास बन रही हैं 3। अब कॉलम्स देखते हैं, कॉलम्स कितनी बन रही हैं, ये 1 कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स बन रही है। तो हम लिख लेंगे सी इक्वल्स टू, सी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास रोज जो आ गई हैं 3 और कॉलम्स भी 3 आ गई हैं। तो इसका मतलब है रोज भी 3 हैं और कॉलम्स भी 3 हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है ना वो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हो, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों से 3 आ रहा है। तो जब दोनों इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम फिर कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये बहुत सिंपल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो रोज कितनी बन रही है, रो एक ही बन रहा है। तो हम लिख लेंगे रोज, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बन रही है हमारे पास, या डायरेक्टली लिख लेते हैं सिर्फ रोज। तो रोज बन रही है हमारे पास 5, सॉरी 1, एक ही रो है तो मैं 1 लिख लेती हूँ। और कॉलम्स कितनी बन रही है, तो कॉलम्स को अगर हम देखें तो ये भी बहुत सिंपल है, एक ही कॉलम बन रहा है। तो हम लिख लेंगे कॉलम्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स देखते हैं अब इक्वल है कि नहीं है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो है ना इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों 1 1 आ रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हों तब मैट्रिक्स क्या होता है, तब मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5th है। इसमें देखना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी क्लियर है, एक ही रो है तो हम लिख लेंगे, रो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल्स टू 1, एक रो है। कॉलम्स को चले हम सी से रिप्रेजेंट कर, आप लोग पूरी स्पेलिंग लिखे, मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि रोज कौन सी है, कॉलम्स कौन सी है। ये जो है ना सी को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कॉलम्स को। तो कॉलम्स कितनी है, देखिए ये एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट ऐसे गया हुआ है। तो 2 कॉलम्स हमारे पास बन रही हैं। तो 2 कॉलम्स बन रही है तो कॉलम्स में 2 लिख लूंगी। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 1 रो है और यहाँ पे 2 कॉलम्स है, जो दोनों इक्वल नहीं है तो हम लिखेंगे कि नॉट इक्वल।
तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ रोज, पूरी स्पेलिंग आप लोग लिख लें, इज नॉट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि रोज हमारे पास 1 है, एक ही रो है हमारे पास और कॉलम हमारे पास 2 हैं। तो हम इसलिए लिख लेते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, रोज और कॉलम। तो हम फिर लिखेंगे आखिर में कि ये ई जो है ना हमारे पास, जो मैट्रिक्स गिवन है ई, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो नीचे हम लिख लेंगे ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या डायरेक्टली हम लिख लेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक बात है। अब पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है, इसमें अब देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसमें रोज देखते हैं, ये एक रो है और ये दूसरा रो, तो 2 रोज है, तो हम रो को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर लिख लेंगे। आप पूरी स्पेलिंग लिखें, रो हमारे पास है, रोज हैं 2 और कॉलम्स को सी से चले रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। तो कॉलम्स कितनी बन रही है हमारे पास, कॉलम एक ही है, ठीक है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है। तो अब इस तरह करते हैं, कॉलम्स में लिख लेते हैं, कॉलम हमारे पास 1 है। तो नंबर ऑफ रोज, अब आप लोगों ने देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है या नहीं है। तो आप देखें तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, 1। तो कभी 2 और 1 इक्वल हुए हैं, नहीं हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो हम लिख लेंगे नॉट इक्वल टू। तो जब इक्वल नहीं होते तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, ई मैट्रिक्स गिवन है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या सिंपली हम लिख लेंगे कि ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, डायरेक्टली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख के। तो ये था हमारे पास लास्ट पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ऑर्डर को समझना है कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है। तो पहले तो हम ऑर्डर को देख लें कि ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ऑर्डर को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी है। हमें तो ये पता है कि एक रोज होती है और दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉलम, ठीक है। लेकिन रोज को हम, मैंने आप इससे पहले क्वेश्चन में आर लिखा था कि ये आर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सी से आप लोगों ने पूरी स्पेलिंग लिखनी है। क्यों कहा था, क्योंकि जनरली जब हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जब ऑर्डर फाइंड करना होता है। कॉलम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। तो रोज को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब ऑर्डर फाइंड करना होता है मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर का एक फार्मूला है हमारे पास, वो क्या है, एम बाय एन। इसको इस तरह लिखते हैं, एम इंटू एन लिख लेते हैं, फिर इसको पढ़ते कैसे हैं, एम बाय एन, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर का फार्मूला आ गया, एम बाय एन। तो जब भी ऑर्डर फाइंड करना होगा इस फार्मूले के थ्रू फाइंड करना होगा, और हमें पता होना चाहिए कि रोज जो होती है ना उनको हम एम लिखते हैं और कॉलम्स को हम एन लिखते हैं। तो ये जनरल बातें हैं, ये मैं बार बार नहीं कहूंगी, बस रोज एम से रिप्रेजेंट होते हैं और कॉलम्स एन से। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑर्डर फाइंड करना है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए पहले ऑर्डर का फार्मूला तो ये है, ठीक है। ऑर्डर फाइंड करने के लिए हमें एम और एन की जरूरत है, मतलब कि रोज और कॉलम्स की जरूरत है। तो रोज यहाँ पे कितनी है वो फाइंड करनी है पहले। तो चले रोज को देख लेते हैं, ये है एक रो, ये एक रो है, चले, और ये दूसरी रो है, ठीक है। तो 2 रोज है हमारे पास, तो हम रोज लिख लेंगे, वो इक्वल है, इक्वल्स टू एम, रोज एम की इक्वल होता है और वो हमारे पास है 2। अगर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिखूंगी, डायरेक्टली फिर एम लिखूंगी, क्योंकि रोज को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं कॉलम्स की तरफ। कॉलम्स कितनी है हमारे पास, तो ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकंड कॉलम और ये है थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यहाँ पे एन लिख लेंगे, और कॉलम्स हमारे पास है 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हम लिख लेंगे 3, ठीक है। अब आप लोगों ने ये नहीं करना कि रोज और कॉलम इक्वल है या नहीं इक्वल, कि हम स्क्वायर और रेक्टेंगुलर लिखे, इसमें स्क्वायर रेक्टेंगुलर नहीं लिखना, बल्कि क्या करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एम बाय एन में, ठीक है। तो एम की जगह मैं लिखूंगी 2 और फिर बाय ये साइन लगा लूंगी, ठीक है, और फिर लिखूंगी एन की वैल्यू जो कि है 3। तो पहले रोज की वैल्यू लोग लिख लेते हैं, फिर कॉलम्स की, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं, तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाता है
फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि था ए, ठीक है, उसका ऑर्डर आ चुका है 2/3। अब सेकंड पार्ट करना इजी होगा, तो ऑर्डर फाइंड करना है इसमें भी। तो ऑर्डर का फार्मूला हमारे पास होता है, ऑर्डर का फार्मूला पहले लिख देते हैं। ऑर्डर इक्वल होता है m/n के। तो पहले रोज और कॉलम्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो m हमारे पास होते हैं रोज और n होते हैं कॉलम्स। चलिए देखते हैं इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो अगर रोज की हम बात करें तो एक रो बन रहा है, ठीक है, तो रोज में मैं लिख लूंगी 1। अब कॉलम्स कितनी बन रही हैं, कॉलम्स की तरफ जाना है। तो चलिए कॉलम्स चेक करते हैं। एक ही कॉलम बन रहा है, दूसरा कॉलम नहीं बनता, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 1। तो एक रो एक कॉलम है, तो इनमें अब इस ऑर्डर में मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। m में भी 1 और n में भी 1। तो चलिए वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर लिया है, बीच में ये साइन लगा लूंगी। तो हमारे पास ऑर्डर आ चुका है। ऑर्डर क्या आ चुका है, 1/1। तो यहाँ पे आप लोग फिर लिख लिया ऑर्डर इक्वल्स टू 1/1। पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 भी उसी तरह करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर का फार्मूला हमें पता है क्या है, ऑर्डर का फार्मूला होता है m/n। तो पहले m फाइंड करना है और फिर n। m क्या चीज होता है, m होता है हमारे पास रोज को कहते हैं m, ठीक है, और n कहते हैं कॉलम्स को। तो ये आप लोग ना लिखें, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाए कि m को रोज कहते हैं और n को कॉलम्स कहते हैं। तो पहले हमने रोज देखनी है, ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, मतलब कि 2 रोज बन रही हैं। तो हम रोज में लिख लेंगे 2। कॉलम्स कितनी बन रही हैं, चलो आप कॉलम्स देखते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 कॉलम्स बन रही हैं। तो हम n में लिख लेंगे 3। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में। m/n है, तो m की वैल्यू हम पुट करेंगे 2, ये साइन लगा लेंगे, और n की वैल्यू पुट करेंगे 3। तो हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। ऑर्डर हमारे पास क्या आया है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स C हमारे पास आया है 2/3। पार्ट नंबर 4 है F मैट्रिक्स की वन इसमें, ठीक है। तो इसमें कभी ऑर्डर फाइंड करना है तो ऑर्डर का फार्मूला फिर लिख लेते हैं। ऑर्डर इक्वल होता है m/n के। m और n हमें फाइंड करना है पहले, और उसमें फिर ऑर्डर में के फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो m रोज होती हैं। तो चलिए रोज देखते हैं। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब कि 3 रोज हैं। तो हम लिख लेंगे 3। अब कॉलम्स देखनी है, n कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो 2 कॉलम से हम 2 लिख लेंगे। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेंगे, m की जगह m की वैल्यू और n की जगह n की वैल्यू। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। m की जगह 3 और n की जगह 2। तो हमने यहाँ पे पुट कर ली वैल्यूज, और साथ में ये साइन लगा लेंगे। तो ऑर्डर हमारे पास मैट्रिक्स F का आ चुका है क्या, 3/2। ई मैट्रिक्स अब हमें 5th पार्ट में गिवन है, तो इसका भी ऑर्डर फाइंड करना है। वही मेथड है, ऑर्डर का फार्मूला लिख लेंगे हम। ऑर्डर इक्वल्स टू m/n। फिर क्या करेंगे, m और n को फाइंड करना है कि m कितनी है और n, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स देखनी है कितनी कितनी है। तो पहले रोज को देखते हैं। ये फर्स्ट रो है, दूसरी रो नहीं है। तो रोज में हम लिख लेंगे m में 1, ठीक है। अब कॉलम्स देखनी है कि कॉलम्स कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, मतलब कि 2 कॉलम्स की 1 है। तो हम 2 लिख लेंगे। तो अब डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, m की जगह हम m की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1, फिर ये साइन लगा लेंगे, ठीक है, और फिर n की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2। तो हमारे पास ऑर्डर आ गया है किस मैट्रिक्स का, ई मैट्रिक्स का। क्या ऑर्डर आ गया है 1/2। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं इस क्वेश्चन के। तो ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। वही प्रोसेस करना है सारा, ऑर्डर ही फाइंड करना है, कोई चीज़ तो फाइंड करनी नहीं है। तो m×n इसका फार्मूला है m/n, ठीक है। तो m और n पहले फाइंड करना है, मतलब कि रोज और कॉलम्स देखनी है। तो पहले हम रोज देखते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, मतलब कि रोज कितनी है, रोज है हमारे पास 3। अब हमने कॉलम्स देखनी है, कॉलम्स कितनी है हमारे पास। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम्स भी 3 है। तो हम यहाँ पे भी 3 लिख लेंगे। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे।
m की जगह भी 3 और n की जगह भी 3, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यूज इसकी आई हुई हैं, तो मैं 3 इंटू 3 लिख लूँगी। मतलब कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ऑर्डर हमारे पास आ चुका है, इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 3/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। इफ ए इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स के वन ए मैट्रिक्स, गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स, हमने कुछ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें जो ये फर्स्ट नंबर गिवन होता है ये रोज होती हैं और ये सेकंड कॉलम्स होती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर आप लोग से मतलब आप लोग को भूल रहा हो कि मतलब फर्स्ट क्या चीज़ होती है, सेकंड क्या चीज़ होती है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ए ना, जनरल फॉर्म में मैं लिख लेती हूँ, ए लिख लेती हूँ। फर्स्ट हमारे पास रो होता है और सेकंड होता है कॉलम। अब आप लोग को याद रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह करेंगे, पहले 1 को देखना है तो फर्स्ट रो को देखना है, फिर सेकंड कॉलम को देखना है, क्योंकि फर्स्ट रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। तो रो में क्या है, हमारे पास वैल्यू 1 है और कॉलम में 2 है। तो रो में हम फर्स्ट रो को देखेंगे, तो फर्स्ट रो हमारे पास ये है, ठीक है। अब सेकंड कॉलम को देखेंगे, सेकंड कॉलम कौन सा कॉलम होगा, ये तो फर्स्ट कॉलम है, इसको नहीं देखेंगे। सेकंड कॉलम हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों रोज और कॉलम्स में जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, तो इसमें क्रॉस कौन सा नंबर हो रहा है, 2 नंबर क्रॉस हो रहा है। मतलब कि ये एलिमेंट हमें फाइंड करना था कि ये एलिमेंट कहाँ है, कौन सा एलिमेंट है, तो ये हमारे पास है 2। तो हम लिख लेंगे आंसर में क्या, आंसर में हम लिखेंगे 2। तो हमारे पास A12 कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो आ रहा है 2। अब 2 3 की तरफ आते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। तो ये रो है, हमें पता है फर्स्ट जो नंबर होता है वो रो होता है, सेकंड कॉलम होता है। तो हमने सेकंड रो को देखना है और थर्ड कॉलम को देखना है, ठीक है। तो सेकंड रो कौन सा है, अब हमने ये देखना है कि सेकंड रो कौन सा है। तो इसको डिफरेंट कलर से आप रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेकंड रो पहले देखना है, तो ये तो फर्स्ट रो था, ठीक है। सेकंड रो ये है, ठीक है, सेकंड रो है। और थर्ड कॉलम को देखना है, ये तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो अब ये पिंक कलर जो है ना, ये सेकंड क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पार्ट को, ठीक है। तो इसमें कौन सा नंबर क्रॉस हो रहा है, ये वाला 0। तो इसका मतलब है इसको नहीं देखना, ये तो ग्रीन कलर, ये तो ग्रीन कलर था, ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये वाला। तो पिंक कलर को आप लोगों ने देखना है। ये देखिए ये 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A23 रिप्रेजेंट कर रहा है किस एलिमेंट को, रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये है 32, A32। तो ये रो होता है और ये कॉलम होता है। तो रो हमारे पास थर्ड है और कॉलम सेकंड। तो हम इस तरह करते हैं, इसको एक और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। रो हमारे पास हमें चाहिए थर्ड, तो ये तो फर्स्ट रो है, हमें पता है ये सेकंड रो है और हमें चाहिए थर्ड रो, तो हम थर्ड रो को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने सेकंड कॉलम देखना है। तो फर्स्ट कॉलम ये वाला है, सेकंड कॉलम ये वाला है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम को हमने ड्रॉ कर लिया। तो फर्स्ट देखें, ये रो और ये सेकंड कॉलम जो है, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ पे कहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, 1 पे क्रॉस हो रहे हैं। तो हमें 1 की ज़रूरत थी, वो हमने लिख लिया। ये एलिमेंट था हमारे पास A32 प्लेस पे, ठीक है। ये हमें प्लेस की 1 है, यहाँ पे एलिमेंट था 1, तो हमने 1 लिख लिया। येलो कलर को सिर्फ देखना है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह करना है। ये फर्स्ट एलिमेंट रो होता है, फर्स्ट नंबर रो होता है और सेकंड जो कॉलम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, चले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हल्का सा। हमने रो कौन सा देखना है, रो हमने 4 देखना है। तो फोर्थ रो, ये तो फर्स्ट रो है, सेकंड रो ये वाला है, थर्ड रो ये वाला है और हमने देखना फोर्थ है। तो मैंने फोर्थ रो को रिप्रेजेंट हाईलाइट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर जो होता है वो कॉलम होता है, थर्ड कॉलम मतलब 3 लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम को देखना है। तो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम ये है, यहाँ पे कौन सा नंबर क्रॉस हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि 6 क्रॉस हो रहा है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे 6। हमारे पास आंसर आ चुका है। मतलब कि A43 जो था ना, वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, 6 को। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, A13। ये फर्स्ट नंबर जो होता है ये रो होता है और सेकंड नंबर जो होता है वो कॉलम होता है। कौन सी रो हमने देखनी है, फर्स्ट रो, क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो फर्स्ट रो ये वाली रो होती है। अब कॉलम कौन सा देखना है, थर्ड, क्योंकि यहाँ पे 3 है।
तो कॉलम को चलें, थर्ड कॉलम भी तो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और थर्ड कॉलम हमारे पास कौन सी है, ये वाली कॉलम है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों रोज और कॉलम में जो है ना कौन सी चीज़ कॉमन है। तो हम यहाँ अगर देखें तो ये चीज़ -4 जो है ना, ये इसका आंसर है, तो हम यहाँ पे -4 लिख लेंगे। अब हम लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, A33। A33 का क्या मतलब है, मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हमने देखना है, तो चले इसको भी देखते हैं। ये तो फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। थर्ड रो ये वाली रो है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड रो की बात हुई थी। अब थर्ड कॉलम को भी देखना है, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, मतलब कि ये वाला कॉलम हमें चाहिए। तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इस रो इस कॉलम में हमें क्लियरली दिख रहा है कि 5 कॉमन है, मतलब कि 5 को हम लिख लेंगे आंसर में। A33 कौन सा एलिमेंट था, वो था 5। तो ये बस इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें, किन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया हुआ था किसी जनरल फॉर्म से। तो उस फॉर्म में जो है ना फर्स्ट नंबर होता है रो, सेकंड होता है कॉलम। तो बस उस प्लेस को सिर्फ मालूम करना था कि अगर फर्स्ट रो हो तो फर्स्ट रो को क्रॉस करना है आप लोगों ने, और फिर अगर फर्स्ट कॉलम हो तो फर्स्ट कॉलम को क्रॉस करना है, और जो एलिमेंट उसमें क्रॉस हो जाए उनमें रोज और कॉलम में, ठीक है, तो वो हमारे पास फिर आंसर होता है। तो जो आंसर आ चुके हैं वो हमने लिख लिए हैं और ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन है A B C D और उनमें से देखते हैं कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। फॉर एग्जांपल कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई मैट्रिक्स लें, हम सपोज करते हैं हमें हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे हैं A B C D, और दूसरा मैट्रिक्स भी हमें गिवन है। कौन सा मैट्रिक्स, हम देखते हैं A B C D। तो ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, इसका सेकंड और इसका सेकंड मैच कर रहा है, इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट मैच कर रहा है, इसी तरह इसका फोर्थ और फोर्थ एलिमेंट मैच कर रहे हैं। तो जब भी एलिमेंट्स सेम हो, मैच कर रहे हो और ऑर्डर भी सेम हो, तो ऐसे मैट्रिसेस आप इसमें इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन में अब हमें क्या मांगा हुआ है, क्वेश्चन में मांगा हुआ है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है देखना है। तो देखने से पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मैट्रिक्स तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एडिशन का साइन आ रहा है, तो इन साइन को मतलब कि इनको सिंप्लीफाई करना है, पहले इनको ऐड करना है नंबर्स को। तो जब ऐड करेंगे तब पता चलेगा कि इनसे आंसर क्या आ रहा है और ये मैट्रिसेस किन किन मैट्रिसेस के इक्वल हैं। तो चलिए C और D को पहले हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो C मैट्रिक्स क्या बनेगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 1 से आएगा 2 और 3 + 2 से आता है 5, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं, सेकंड रो में हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और 2 + 1 से क्या आता है, 3 आता है। C मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब ये तो सॉल्व हो गया। अब D मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। D मैट्रिक्स से क्या आएगा, D मैट्रिक्स को सॉल्व करना भी उसी तरह है। 2 और 1 तो अपनी जगह पे आ जाएंगे, ये तो ऐड नहीं हो रहे। 4 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है 5 और 3 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं ऐड हो रहा। तो अब हमें देखना है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 5 और 1 3 है A मैट्रिक्स में, और यहाँ पे हम देखें तो C मैट्रिक्स में 2, अच्छा इसमें 2 5 4 3 है, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है। मतलब कि 2 5 1 3 यहाँ आ रहा है, इसका मतलब है कि A मैट्रिक्स और D मैट्रिक्स इक्वल है। क्यों, क्योंकि A मैट्रिक्स में भी 2 5 1 3 आता है और D मैट्रिक्स में भी 2 5 1 3 आता है। तो हम क्या लिखेंगे कि A मैट्रिक्स इज इक्वल टू D मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं 2 5 1 3, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है और कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। यहाँ पे हम अगर देखें B मैट्रिक्स को तो 2 5 4 3 है और यहाँ पे 4 3 सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 2 5 4 3 है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, B और C इक्वल है, क्योंकि दोनों में 2 5 4 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे यहाँ पे B = C, क्योंकि B और C मैट्रिक्स इक्वल है और दोनों क्या है 2 5 4 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब है कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल आ गए हमारे पास,
ए और डी मैट्रिक्स इक्वल आ गए और बी और सी आ गए, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल्स टू डी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इक्वल टू सी मैट्रिक्स। सिंपली हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इक्वल्स टू 2 - 3 u o। ठीक है, o है या 0 तो नहीं लग रहा, ये o है। ठीक है, और यहाँ पे अगर बी मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये है v - 3 5 और w। बात क्या की हुई है, क्या चीज मांगी हुई है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। इसका मतलब है कि a और b कब इक्वल होंगे, मतलब u v और w की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास a b इक्वल हो जाए। तो चलें a और b को पहले इक्वल लिख लेते हैं कि a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 3 u o। ठीक है, और इक्वल्स टू v - 3 5 w। तो हमें क्वेश्चन में मांगा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। तो a और b मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, जब हमारे पास इनकी सारी एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट जो है ना वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल होगा, और थर्ड एलिमेंट के इक्वल होगा, और लास्ट में जो हमारे पास है फोर्थ एलिमेंट इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो सेकंड और ये दोनों एलिमेंट्स तो इक्वल है। ठीक है, लेकिन बाकी में अब हमने इनको इक्वल प्रूव करना है कि मतलब इक्वल हो तभी हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं v की क्या वैल्यू होनी चाहिए। v की वैल्यू होनी चाहिए मतलब फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। तो हम लिख लेंगे 2 = v, मतलब कि v हमारे पास क्या होना चाहिए, v इक्वल होना चाहिए 2 के। ठीक है, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इसको इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, इस साइड पे शिफ्ट, कोई बात नहीं है, इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है, अब -3 तो क्लियरली दिख रहा है ये इक्वल है। अब आते हैं इस एलिमेंट की तरफ। ठीक है, थर्ड एलिमेंट की तरफ। तो यहाँ पे u है और यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो a और b इक्वल होंगे, तो इन दोनों को हम इक्वल लिख लेते हैं, u = 5। ठीक है, तो u हमारे पास 5 होना चाहिए और v होना चाहिए 2। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट की तरफ, w और o की तरफ। तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब कि o और w इक्वल होने चाहिए ये दोनों। ठीक है, तो w हमारे पास इक्वल होना चाहिए o के। इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट भी कर सकते हैं या ऑपोजिट ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हम 2 + 1 = 3 लिखें कि 2 और 1 को प्लस करेंगे, इससे भी 3 आएगा, और डायरेक्टली मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, ये जो 3 है ऑलरेडी। अगर हम इसको इस तरह लिखें 3 = 2 + 1, एक ही बात है। ठीक है, दोनों से 3 आ रहा है तो कोई मसला है नहीं। तो हम इसलिए क्या करते हैं कि जब कोई इस फॉर्म में हमारे पास कोई आंसर आ जाए तो हम उस जो ABCDXYZ होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और दूसरे को नंबर्स वगैरह या कोई जनरल फॉर्म ना हो, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड ना हो, तो उसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो रिक्वायर्ड तो हमारे पास W है और U है और V है, जो हमने फाइंड कर लिए हैं, उन सबको हमने लेफ्ट साइड पे लिख लिया है। ठीक है, लेफ्ट का मतलब है कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे लिख लिया सबको। तो हमारे पास रिक्वायर्ड थी वैल्यू U की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड थी जो कि है 5, V की वैल्यू रिक्वायर्ड थी जो कि है 2, यहाँ पे 2 आ गई है। ठीक है, और W की वैल्यू रिक्वायर्ड थी जो कि है O, या O हो या 0 हो, एक ही बात है। ठीक है, एक बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वैल्यू है, तो हम इसलिए डायरेक्टली इस W के सामने वो वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, U, V और W रिक्वायर्ड था, जिनकी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास। तो जब U हमारे पास इक्वल होगा, यहाँ पे U इक्वल होगा किस चीज़ के, 5 के। यहाँ पे U की जगह जब मैं 5 लिखूंगी और V की जगह 2 लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है, और W की जगह O लिखूंगी यहाँ पे, तो तब हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। चलिए देखते हैं तब फिर इक्वल बनते हैं कि नहीं बनते। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 आ गया है, यहाँ पे 3 है -3, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल बन गई है जब हमने U, V और W की वैल्यूज पुट कर ली हैं।
तो ये हमारे पास आंसर जो आया है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। हमने फाइंड करनी है ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। इन 6 चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, दो मैट्रिसेस है, वो आप इसमें क्या है इक्वल का साइन लगाए। मतलब क्या हुआ, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो इनका फर्स्ट एलिमेंट हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इक्वल होगा 0 के। तो चलिए मैं इसको लिख लेती हूँ कि x + 3 = 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे फिलहाल। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि x यहाँ हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे +3 इसके साथ आ रहा है, इस +3 को हमने यहाँ से हटाना है। तो जब भी कोई चीज़ हम हटाते हैं, कोई नंबर या कोई भी चीज़ हम हटाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से उसको शिफ्ट करते हैं दूसरी साइड पे और इसका साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका साइन चेंज हो जाएगा, इससे -3 बन जाएगा। तो x = -3 आ जाएगा। 0 का कोई फायदा या नुकसान नहीं है। अगर हम इसको इस तरह लिखें 0 - 3 तो उससे बाद में -3 ही आना है, ठीक है। 0 किसी नंबर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैंने -3 लिख लिया। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -3। ये वाली टर्म जो थी ना, ये टर्म हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट की है तो इससे -3 बना है। साइन चेंज हो जाता है जब हम शिफ्टिंग करते हैं। x की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। अब हमारे पास चाहिए हमें y की, मतलब जिस चीज़ की वैल्यू हम फाइंड करना चाहें कर सकते हैं। और जो चीज़ें हैं, अब 5 चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड a b c और y और z। तो चलें अब चलते हैं सेकंड एलिमेंट की तरफ। तो ये z + 4 है, ये 6 के इक्वल है। तो चलें इसको z + 4 को हम 6 के इक्वल लिख लेते हैं। z + 4 = 6। अब हमें z रिक्वायर्ड है क्योंकि z यहाँ पे हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये z हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस +4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने से क्या होगा, ये टर्म जो है ना ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि ये अब पॉजिटिव है, मतलब कि इसके साथ प्लस साइन है। तो ये जब दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, ठीक है। तो z = 6 - 4। यहाँ पे 6 के साथ कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है प्लस साइन होता है हमारे पास, ठीक है, ये याद रखें। तो अब यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइंस आ रहे हैं। तो जब भी डिफरेंट साइंस आते हैं, ये देखिए एक माइनस एक प्लस है, तो जब भी डिफरेंट साइंस आते हैं हमारे पास सब्ट्रैक्शन हम करते हैं। तो 6 से हम 4 माइनस करेंगे, आएगा 2 और z की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2। अब हमें नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड एलिमेंट की तरफ। थर्ड एलिमेंट है 2y - 7 और 3y - 2, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। तो अब इन दोनों के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब कि y ही फाइंड करना है। तो 2y - 7 = 3y - 2। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है इसका मतलब है प्लस साइन है, यहाँ पे भी कोई साइन नहीं इसका मतलब है प्लस साइन है। हमें y फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, जब हमने फाइंड y करना है तो इस y को हम शिफ्ट करेंगे किस साइड पे, इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे भी पहले से एक y मौजूद है तो इनको सॉल्व करना है हमने। और यहाँ पे ये -7 ये एक नंबर है तो इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, इस नंबर के साथ इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो इस +3y से -3y बन जाएगा और इस -7 से बन जाएगा +7। तो चलिए शिफ्टिंग करते हैं। +2y तो एज इट इज आ जाएगा, +3y से बन जाएगा -3y। जब इसको हम शिफ्ट करेंगे = -2 तो अपनी जगह पे आ जाएगा। -7 से बन जाएगा +7 क्योंकि इसकी हमने शिफ्टिंग कर दी है। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट साइंस आ रहे हैं। तो साइंस जब भी डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 से 2 को माइनस करेंगे, आएगा 1 और दोनों y वाली टर्म्स है तो हम y जरूर लिखेंगे। ग्रेटर नंबर जो होता है इसका हम साइन लगाते हैं। 3 ग्रेटर नंबर है, इसका साइन नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन जरूर लगाएंगे। इसी तरह अगर हम इस साइड पे बात करें तो डिफरेंट साइंस आए तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 से 2 माइनस करेंगे, आएगा 5। ग्रेटर नंबर 7 है, इसके साइन लगाएंगे। अगर हम प्लस लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस हो ग्रेटर नंबर के साथ तो फिर हम जरूर लगाते हैं। यहाँ से अब अगर हम देखें तो 1 की जरूरत नहीं है और हमें y की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से माइनस हटाना है। तो माइनस एक साइड पे जब होता है इक्वल के
तो अगर हमें वो नहीं चाहिए होता इस एक साइड पे ना, तो हम दूसरी साइड पे डायरेक्टली शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू बन जाएगी -5 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें पता है कि 1 2s are 2 होता है। तो इसी तरह 1 y's are y ही होगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम सिंपली y लिख लेंगे। और माइनस साइन के साथ मैंने क्या किया, जब इक्वल के एक साइड पे माइनस होता है और वो हमें उस साइड पे रिक्वायर्ड नहीं होता, तो उसको हम डायरेक्टली दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कर लिया शिफ्ट और y की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ चुकी है -5। तो हमारे पास x z और y मतलब कि x y z की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमें a और b और c की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना सिर्फ x y z की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी बल्कि a b c की भी वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए अब a b c के लिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अब हम लेंगे कौन सा एलिमेंट a-6, तो -6 इक्वल, इसमें तो a b c है ही नहीं, तो इसको तो हम रहने देते हैं। अब हम इसको लेते हैं, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को, ठीक है। तो a-1 और -3 को हम लेंगे और इसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके लिए अब हम सॉल्व करते हैं a के लिए, ताकि हमारे पास a आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो a-1 इक्वल है -3 के, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब a की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ से -1 हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे इसके साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे +1 बन जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, -3 तो अपनी जगह पे आ जाएगा और -1 से बन जाएगा +1। अब डिफरेंट साइन है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम 3 से 1 माइनस करेंगे, आएगा 2। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 3 ग्रेटर नंबर है, 1 स्मॉलर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर का हम साइन लगाएंगे जो कि है माइनस। तो a की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ चुकी है -2। अब हमें b और a की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें b और c की वैल्यू चाहिए। तो b के लिए हम क्या करेंगे, b के लिए हम अब लेंगे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं, या अगर आप लोग b पहले फाइंड ना करना चाहें, c करना चाहें, तो ये c के लिए हम ये दोनों एलिमेंट लेंगे। चलिए c के लिए पहले फाइंड कर लेते हैं c को। तो c को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। आप लोग फिर नेक्स्ट साइड पे चले जाएं, लेकिन यहाँ पे मैं एक स्क्रीन पे सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ इसको। तो c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, c की वैल्यू सिंपली ऐसे फाइंड करेंगे कि 0 इक्वल्स टू 2c + 2, ठीक है। 2c + 2 को मैंने 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है c के लिए, ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए c की। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से 2 को हटाना है पहले, तो ये +2 जब दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा इससे -2 बनेगा, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 कोई फ़ायदा हमारे लिए नहीं करता। तो हम इससे -2 यहाँ पे बन जाएगा जब 2 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है। और 2c अपनी जगह पे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 इसके साथ बिल्कुल आ रहा है, और यहाँ पे कोई बीच में साइन नहीं है माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। यहाँ से जब हम इसको हटाएंगे, क्योंकि हमें तो c चाहिए, तो जब हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये दूसरी साइड पे डिवीजन में हम इसको शिफ्ट करेंगे। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है उसको हटाना होता है, तो फिर हम दूसरी साइड को जब साइड पे जब उसको शिफ्ट करते हैं तो उसको हम डिवीजन में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ये 2 दूसरी साइड पे डिवीजन में चला जाएगा, तो इससे कैसे बन जाएगा, इससे कुछ इस तरह बन जाएगा -2/2 इक्वल्स टू c। अब 2 1s are 2 होता है, ये हमें पता है, और 2 1s are 2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास c आ गया और यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसके लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, ठीक है। c इक्वल्स टू -1, क्योंकि 1/1 से 1 ही आता है, और यहाँ पे माइनस साइन है, वो ये लिखना हमने भूलना नहीं है। तो c की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ चुकी है -1। अब बस लास्ट में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड है, जो कि है b की वैल्यू, b -3 और 2b + 4 के लिए अब हमने सॉल्व करना है, ताकि हमारे पास b की वैल्यू आ जाए। तो चले अब b के लिए सॉल्व करते हैं, कोई मुश्किल बात इसमें है नहीं, वही प्रोसेस है जो हमने और पार्ट्स के लिए, मतलब a और c x y z के लिए किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन एलिमेंट्स को इक्वल लेना है। तो चलो इन एलिमेंट्स को इक्वल ले लेते हैं और फिर उसके लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट है b -3, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2b + 4 है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2b + 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो b है, यहाँ पे भी b है,
ठीक है। तो इस बी को हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, इस बी के साथ लिख लेंगे ताकि इनको हम सॉल्व करने लेंगे। तो इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है, इन दोनों बीस को। और हमारे पास जो खाली नंबर है ना, इनको एक साथ शिफ्ट कर लेंगे। तो जब -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे इससे +3 बनेगा, और यहाँ पे B2 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस साइन है जब कोई साइन नहीं होता। तो इसको जब हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे -2B बनेगा, ये भी अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इस B की जगह मैं लिख सकती हूँ 1B, क्योंकि कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब होता है 1 होता है, ठीक है। और इसके साथ मैं कौन सा साइन लगाऊंगी, कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब 1 ही प्लस ही होता है, तो मैं यहाँ पे प्लस लगा लूंगी। और यहाँ पे शिफ्टिंग हमने किस चीज़ की कर लिया है, +2B की कर लिया, जो कि -2B बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे -2B लिख लेती हूँ। यहाँ पे 4 एज इट इज़ आ जाएगा, +4 है, ठीक है, +4 मैंने एज इट इज़ लिख लिया है। और -3 जब मैं शिफ्ट करूँगी दूसरी साइड पे तो इससे +3 बनेगा। अब यहाँ पे देखिए तो डिफरेंट साइंस आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो जब डिफरेंट साइंस होते हैं हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, 2 से 1 माइनस करेंगे, आएगा 1। ग्रेटर नंबर 2 है, इसका हम साइन लगाएंगे यहाँ पे, और दोनों बी वाली टर्म्स है तो हम जरूर बी लिखेंगे, इक्वल्स टू। अब ये देखिए सेम साइन है तो हम एडिशन करेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे बनेगा 7। अब यहाँ पे देखिए -1b है तो 1b's आर बी ही आएगा, क्योंकि 1 2's आर 2 होता है, ठीक है, 1 2's आर 2, 1 3's आर 3, 1 4's आर 4। इसी तरह हमारे पास 1 को जब हम b से मल्टीप्लाई करते हैं उससे b ही आता है, 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो डायरेक्टली b लिख लेंगे और माइनस साइन आ जाएगा साथ में, इक्वल्स टू 7। अब हमें b रिक्वायर्ड है, ये माइनस साइन नहीं चाहिए, तो उसको हम दूसरी साइड पे डायरेक्टली शिफ्ट कर लेंगे, तो b इक्वल्स टू -7। तो लास्ट में हमारे पास b की वैल्यू भी आ चुकी है जो कि है -7। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में सिंपल एक ही काम करना है। हमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें थी, हमें रिक्वायर्ड था A B C X Y Z। तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी उसको लास्ट में अगेन लिख लेंगे, ठीक है, दोबारा लिख लेंगे ताकि फिर क्लियरली आंसर देखे। तो A की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो क्या है, A की वैल्यू है -2, तो A की मैं वैल्यू लिखूंगी 100, A इक्वल्स टू दिस। और फिर B की वैल्यू लिखूंगी, B की वैल्यू हमारे पास आ गई है क्या, -7, ठीक है, तो B की वैल्यू मैं लिखूंगी -7। इसी तरह C की वैल्यू क्या आई है -1, तो मैं C की वैल्यू -1 लिखूंगी। फिर X Y Z की वैल्यू लिखेंगे, तो X की वैल्यू यहाँ पे है -3, X इक्वल्स टू -3, Y इक्वल्स टू -5 एंड Z इक्वल्स टू 2, ठीक है, 2 वैल्यू आई है Z की, तो हम लिख लेंगे एंड Z इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास सब की वैल्यूज आ चुकी हैं, A की -2, B की -7, C इक्वल्स टू -1, X इक्वल्स टू -3, Y इक्वल्स टू -5 एंड Z इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर A B C D की वैल्यूज फाइंड करनी है सिंपली हमने। तो हमने क्या करना, जब यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे इक्वलिटी के साइन यूज हुआ है, इसका मतलब है दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो जब मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि A प्लस बी इक्वल होगा -1 के। तो चले हम लिख लेते हैं A प्लस बी इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट बारी है हमारे पास सेकेंड एलिमेंट्स की। तो ये देखें ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे B प्लस 2C इक्वल्स टू 4, ठीक है। और अब आते हैं 2C प्लस D के की तरफ जो कि इक्वल होगा 8 के। चलिए इसको लिख लेते हैं 2C प्लस D इक्वल्स टू 8। लास्ट में हमारे पास 2A माइनस D है जो कि इक्वल होगा 0 के। तो इसको हम लिख लेते हैं 2A माइनस D इक्वल्स टू 0। फाइंड हमने क्या करना है A B C D, जिनको डायरेक्ट फाइंड करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि। तो हम क्या करते हैं, इनको इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं 1 2, ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व का A B C को D को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये करना है कि ये जो फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं इनमें हमने करना क्या है, इनमें हमने सिंपली एक ही काम करना है, इन दोनों फर्स्ट 2 इक्वेशन को करना है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इनकी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो चलिए इनकी सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। इस तरह करते हैं, इनको पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर आगे स्टेप देखते हैं हमने क्या करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस बी इक्वल्स टू -1। तो A प्लस बी इक्वल्स टू
-1। थोड़ा सा अलग अलग लिख लेती हूँ ताकि सॉल्व करने में, सब्ट्रैक्ट करने में हमें आसानी हो। सेकंड है b + 2c = 4। अब यहाँ देखिए एलिमेंट जो है ना b है, तो इसको हम b के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो b, अब 2c है मतलब c वाला एलिमेंट है, तो a वाला एलिमेंट इसके नीचे, इसको हमने नहीं लिखना। तो हमने क्या करना है, सॉरी a वाली टर्म है, ठीक है। तो ये इस टर्म को हम अलग लिखेंगे, तरह करते हैं इस साइड पर लिख लेते हैं 2c = 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अब हमने इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्शन में तो सबसे पहले हम इनके साइंस को देख लेते हैं कि साइंस चेंज हमने करने, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, इससे माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है, ये साइन चेंज हो जाएगा, इससे माइनस बन जाएगा। ये साइन प्लस है, ये कट जाएगा, इससे माइनस बन जाएगा। अब करते हैं हम इसको सॉल्व। तो ए के नीचे जो कोई भी टर्म नहीं, इसका मतलब है इससे तो ए ही आना है। अब यहाँ पे देखिए दोनों बी हैं और साइंस डिफरेंट हैं, तो जब टर्म सेम होती हैं और साइंस डिफरेंट होती हैं तो फिर क्या होता है, कटिंग होती है, 0 आंसर आता है, ठीक है। तो हम 0 फिर नहीं लिखते, डायरेक्टली कटिंग कर लेते हैं क्योंकि टर्म्स हमारे पास सेम है और साइंस डिफरेंट है। यहाँ पे देखें सी के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्टली हम -2c लिखेंगे इक्वल्स टू वट, इक्वल्स टू देखना है। अब देखें ये साइन सेम आ गए हैं, -4 और -1। तो जब साइन सेम होते हैं फिर हम एडिशन करते हैं, 1 और 4 को करेंगे ऐड, इनसे बनेगा 5। ग्रेटर नंबर 4 है, इसके साथ जो साइन है माइनस वो हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुकी है। इस इक्वेशन को हम नेम दे देते हैं ए, क्योंकि 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हमारे पास हैं ये इक्वेशन, तो इसको मैंने नेम दे दिया ए, ठीक है। ये हमारे पास ए इक्वेशन है। अब ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट हमने ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है, इनको करना है ऐड, ठीक है। फर्स्ट 2 को हमने किया था सब्ट्रैक्ट और थर्ड और फोर्थ को हम करेंगे ऐड। तो चलो इनको ऐड कर लेते हैं। इनकी एडिशन में पहले हम लिखेंगे 2c + d = 8। तो चलो इसको लिख लेते हैं पहले, 2c + d = 8, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि लिखेंगे हम 2a - d = 0। तो 2a को तो मैं 2c के नीचे नहीं लिख सकती क्योंकि ये चेंज टर्म है, ठीक है। तो 2a को मैं अलग लिख लेती हूँ, मतलब कि यहाँ पे साइड पे लिख लेती हूँ 2a - d के नीचे d को लिख लूंगी, ठीक है। -d = क्या, 0 मैंने लिख लिया। अब इनको सिंपली ऐड करना है और एडिशन में क्या करना होता है, एडिशन में साइंस चेंज करने नहीं होते। तो हम 8 और 0 को, जब यहाँ पे देखें कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं, 0 के साथ तो कोई खैर साइन होता भी नहीं है। 8 के साथ या मैं 0 प्लस करूँ या माइनस करूँ, इससे 8 ही आना है हमारे पास। तो ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए टर्म सेम है, डी दोनों डी हैं और साइंस डिफरेंट है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, कैंसलेशन करते हैं, आंसर 0 आता है और फिर 0 हम नहीं लिखते। यहाँ पे देखें तो कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, इसी तरह यहाँ पे भी कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस है। तो हम क्या लिखेंगे, 2a + 2c, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है जिस के साथ हम इसको ऐड करें और 2a के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, इसी साथ हम इसको ऐड करें तो ये एज इट इज आ जाएगा। अगर अब हम देखें गौर से तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कि 2 कॉमन है, तो 2 को हम कॉमन लिख लेंगे और a और c लिख लेंगे इस तरह। यहाँ से मैंने 2 निकाला है बाहर जो कि है यहाँ, इसी तरह यहाँ से भी मैंने 2 बाहर निकाला है, तो यहाँ पे क्या बच गया a और यहाँ पे क्या बच गया c, जिसको मैंने ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब हमें ये 2 यहाँ नहीं चाहिए, तो और यहाँ पे कोई साइन बीच में नहीं है ब्रैकेट के और इसके, तो इसका मतलब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में है उसको हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसको हम डिवीजन में शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे। तो इससे क्या बनेगा, a + c यहाँ पे रह जाएगा, ब्रैकेट को हम हटा लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट हमने 2 की वजह से लगाया था। जब हम 2 को शिफ्ट कर रहे हैं तो इस ब्रैकेट के लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरी साइड पे जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में शिफ्ट होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। 2 1s are 2 होता है, 2 4s are 8 होता है और 4 by 1 से 4 ही आता है, क्योंकि जब 1 मल्टीप्लाई करे 1 डिवाइड करे उसका कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली वो दूसरा नंबर हमारे पास आंसर होता है। तो अब हम लिखेंगे क्या, अब हम सिंपली लिखेंगे कि हमारे पास a + c भी आ चुका है यहाँ से, क्योंकि जो कि है हमारे पास 4, तो a + c = 4 ये हमने लिख लिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर a कहा था, इसको हम इक्वेशन नंबर b कह देंगे। अच्छा, अब दोबारा हम ज़रा देखते हैं हमने क्या किया शुरू से।
शुरू से हमने ये किया है कि हम इक्वेशंस लिख लिए क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल थी, ठीक है। फिर फर्स्ट टू इक्वेशन को हमने ऐड किया, इनसे हमारे पास इक्वेशन ए आ चुका है, ठीक है। और ये है a माइनस टू सी इक्वल्स टू माइनस 5, ये फर्स्ट ए इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। फिर हमने किया है क्या हमने किया है थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड। जब ऐड किया है यहाँ पे हमने और इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास उससे रिजल्ट क्या आया है, a प्लस सी इक्वल्स टू 4, जो कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी। अब हमने क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन नंबर ए और बी को करना है सब्ट्रैक्ट। तो चलिए इनको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन इसकी स्टार्ट करते हैं। आप लोग इनमें से कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई भी बाद में लिख सकते हैं, हमने सिंपली सब्ट्रैक्शन ही करनी है। तो चले मैं ए को पहले लिख लेती हूँ और फिर बी को लिखती हूँ। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ए माइनस टू सी इक्वल्स टू माइनस 5 लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर ए मैंने लिख लिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस सी है, तो ए वाली टर्म के नीचे आएगी और सी वाली टर्म के नीचे आएगी। तो कैसे आएगा, a प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट 4, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन तो आ चुकी है, अब हम सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ठीक है। तो चलिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन तो बहुत ईजी है। पहले हमने करना है साइंस लगाने हैं। यहाँ पे कोई साइन है इसका मतलब है प्लस साइन है, यहाँ पे भी कोई साइन है इसका मतलब है प्लस साइन है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, साइंस चेंज करने होते हैं। यहाँ पे कोई साइन है इसका मतलब प्लस है, तो ये सारे नीचे वाले साइन जो है ना वो कैंसिल हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें ये दोनों डिफरेंट साइंस है और टर्म सेम है, दोनों ए है तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे देखिए सेम साइंस है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब कोई नंबर नहीं होता तो उसका मतलब होता है 1 होता है, जब कोई साइन नहीं होता तो उसका मतलब होता है वो प्लस साइन होता है। तो जब सेम साइंस होते हैं हम एडिशन करते हैं, 2 और 1 को हम ऐड करेंगे बनेगा 3। ग्रेटर नंबर 2 है, इसके साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम रिजल्ट में माइनस साइन लगाएंगे। दोनों सी वाली टर्म्स है तो हम आंसर में सी जरूर लिखेंगे। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो सेम साइंस है, दोनों माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो चुका है ये साइन, ठीक है। तो हम ऐड करेंगे जब सेम साइन होते हैं, 5 और 4 को ऐड करेंगे बनेगा 9। 5 ग्रेटर नंबर है, इसका साइन हम लगाएंगे जो कि है माइनस। अब हमने सी फाइंड करना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए बी सी डी चाहिए, ठीक है। तो ये -3 यहाँ से हटाएंगे तो जब दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवीजन में शिफ्ट होगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई प्लस या माइनस नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो c इक्वल्स टू क्या बनेगा, -9 बाय -3 बनेगा। माइनस माइनस कट जाएंगे, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो जब डिनोमिनेटर या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में 1 हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता, डायरेक्टली हम दूसरा नंबर हमारे पास आंसर होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया है c इक्वल्स टू 3। तो a b c d फाइंड करने थे जिसमें से a की वैल्यू आ चुकी है 3। अब हमने जिसमें से c की वैल्यू 3 आ चुकी है, अब हमने a b और d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम इन 4 इक्वेशंस को देख लें, c की वैल्यू तो 3 आ चुकी है, हमने फाइंड कर ली है c की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इन चारों में इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं इनमें से c किस किस में है। तो यहाँ पे भी c है और यहाँ पे भी c है। तो जब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास b की वैल्यू आएगी, और जब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास d की वैल्यू आएगी। तो b और d आ जाएंगे, और जब b आ जाएगा तो हम एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं b की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, ठीक है। तो पहले हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू पुट। तो इक्वेशन नंबर 2 में चले c की वैल्यू पुट करते हैं, सिंपली इसकी पुटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। अब तो यहाँ पे इसकी पुटिंग डायरेक्टली हम कर लेते हैं। b प्लस 2c इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है b प्लस 2c इक्वल्स टू 4। और हमारे पास हमें पता है कि c की वैल्यू यहाँ पे नीचे आ चुकी थी जो कि है -3। तो जो c की वैल्यू आ चुकी है इसको अब हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। c इक्वल्स टू 3 पुट करना है हमने, ठीक है, c इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे c की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो क्या आएगी वैल्यू b प्लस 2 और c की वैल्यू 3, ठीक है। तो 3 इक्वल्स टू 4। तो 2 3s आर क्या होता है, 2 3s आर हमारे पास होता है 6 इक्वल्स टू 4, ठीक है। b एज इट इज आ गया और 2 3s आर 6 आ गया और 4 आ गया। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इस +6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे -6 बनेगा, ठीक है। तो b इक्वल्स टू
4 माइनस 6, यहाँ पे 4 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका क्या मतलब है, इसका प्लस साइन है। और जब डिफरेंट साइन हो तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। 6 से 2 माइनस करेंगे, क्यों 6 से 4 माइनस करेंगे सॉरी, तो क्या आएगा 2 आएगा। बी तो एज इट इज इस साइड पे आ जाएगा। 6 से 4 माइनस किया है 2 आया है और ग्रेटर नंबर 6 है, इसका साइन हम लगाएंगे। हमने सब्ट्रैक्शन क्यों किया है, क्योंकि साइंस डिफरेंट थे। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है -2, तो सी की वैल्यू तो 3 थी, ठीक है, और बी की वैल्यू भी -2 आ चुकी है। अब हमें डी और ए की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब सी की वैल्यू जो हमारे पास थी वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है, ठीक है, तो हमारे पास बी की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 में उसको पुट करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चले पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में सी की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिख लेते हैं और डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं सी की। तो 2c प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब हमने सी की वैल्यू डायरेक्टली 3 पुट करनी है, तो चलें सी की जगह 3 पुट कर लेते हैं। 2 3 प्लस डी इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2 3 और 6 होता है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे 6 प्लस डी इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे 6 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस, और हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हम ये 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे -6 बनेगा। तो कैसे आएगा, डी तो एज इट इज यहाँ पे रह जाएगा, प्लस साइन अगर हम लिख के ना लिखे उसको कोई फायदा नहीं है। तो 8 तो एज इट इज आ जाएगा और 6 जब शिफ्ट होगा तो इससे -6 बनेगा, और 8 के साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस साइन है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे डायरेक्टली। तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगी, 8 से 6 माइनस करना है सिंपली। तो 8 से जब हम 6 माइनस करेंगे आएगा 2, और यहाँ पे देखें तो 8 ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, अगर हम प्लस साइन लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस होता ग्रेटर नंबर के साथ तो फिर मैं ज़रूर लगाती। अगर आप लोग प्लस लगाएं तो भी आंसर ठीक है, अगर ना भी लगाएं तो भी आंसर ठीक है। यहाँ पे भी प्लस था ना, तो डी तो अकेला रह गया था, तो अगर आप लोग प्लस लगाएं ना लगाएं फिर फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ चुकी है 2। अब हमें चाहिए ए की वैल्यू, क्योंकि सी की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और डी की वैल्यू ये है। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमने ये देखना है कि ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इन सारी इक्वेशन में हमने देखना है ए कहाँ कहाँ है। तो ए इस इक्वेशन में भी है, इस इक्वेशन में भी है, मतलब कि हम अगर डी की वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो ए की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम बी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तब भी हमारे पास ए की वैल्यू आएगी। तो अगर हम देखें तो ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन है, तो इसमें हम बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि है -2। तो चलिए जल्दी से हम पुट कर लेते हैं बी की वैल्यू जो कि है -2, यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू -1, और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है -2 उसको हम पुट करते हैं, b इक्वल्स टू -2 पुट करना है हमने, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं यहाँ पे b की वैल्यू -2, a प्लस और b की वैल्यू -2 है जो हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वल्स टू -1। अब जब डिफरेंट साइंस होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है उनसे माइनस आता है, तो a -2 आ जाएगा इक्वल्स टू -1। अब इस 2 की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने a फाइंड करना है, तो जब -2 को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो इससे +2 बनेगा, तो a इक्वल्स टू -1 + 2 आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये डिफरेंट साइंस आ रहे हैं, जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो हम 2 से 1 माइनस करेंगे आएगा 1। 2 ग्रेटर नंबर है, इसका साइन हम लगाएंगे तो इसके साथ प्लस है, अगर हम प्लस लगाएं ना लगाएं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माइनस होता तो मैं ज़रूर लगाती। अगर प्लस आप लगाएं भी तो ठीक है, ना भी लगाएं तो भी ठीक है। तो हमारे पास a की भी वैल्यू आ चुकी है जो कि है 1। तो हमें a b c d की वैल्यूज रिक्वायर्ड थी जो कि हमारे पास अब आ चुकी हैं, जो कि है क्या क्या, अब हम लिखते हैं a b c की d की वैल्यूज आखिर में। तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 1, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। b की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं -2। C की वैल्यू भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि है 3, और D की वैल्यू यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि है 2। तो अब हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं और देख लेते हैं आखिर में आंसर हमारे पास क्या आता है। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2, ठीक है, और C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, चारों वैल्यूज आ चुकी हैं।